आज का चैप्टर है आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना का अभिप्राय उन सुविधाओं, सेवाओं और क्रियाओं से है जो देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के आधार होते हैं, जैसे शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य। जिस देश का आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अधिक मजबूत होगा, जितना अधिक विकसित होगा, वो देश भी उतना ही अधिक विकसित और मजबूत होगा। जैसे किसी भी देश को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होती है। अगर स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षित स्टाफ है तो वो देश के सभी नागरिक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से ऊर्जा का जो है हर क्षेत्र में महत्व है, इसलिए ऊर्जा के साधन विकसित होने चाहिए, उससे देश को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। परिवहन की सुविधाएं होनी चाहिए, इसी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उससे उत्पादकता बढ़ेगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी, कार्यक्षमता उत्पादकता बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। आधारिक संरचना का महत्व कृषि क्षेत्र में भी है, उद्योग के क्षेत्र में भी है, सामाजिक क्षेत्र में भी है। सबसे पहला है कृषि के क्षेत्र में महत्व। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत का आर्थिक विकास कृषि के विकास पर निर्भर रहता है और कृषि का विकास स्वस्थ और प्रशिक्षित मानव शक्ति पर, ऊर्जा के स्रोतों पर, संचार व्यवस्था पर, यातायात और साख सुविधाओं पर निर्भर करता है। इन सुविधाओं या सेवाओं के विकास को भी आधारभूत ढांचा कह सकते हैं। इसी तरह से उद्योगों के विकास के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व है। उद्योगों के विकास के लिए केवल मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बैंकिंग सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पे। इसी तरह से बीमा सुविधाओं का भी वहाँ पर पूरी तरह से विकास होना चाहिए। इसी तरह विकास के आधारभूत ढांचे के विस्तार से सभ्यता और सामाजिक विकास में भी सहायता मिलती है, क्योंकि यदि परिवहन या यातायात के साधन विकसित होंगे तो उससे क्या होगा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकेंगे, जिससे आपस में स्नेह बढ़ेगा। आधारिक संरचना के प्रकार। आधारिक संरचना के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है आर्थिक आधारिक संरचना और दूसरा है सामाजिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना, सबसे पहले देखिए, आर्थिक आधारिक संरचना से मतलब उस सहायक आर्थिक ढांचे जैसे परिवहन, संचार, मौद्रिक संस्थाएं, ऊर्जा आदि से है, जो कृषि, उद्योग और व्यापार क्षेत्र की विभिन्न प्रकार से सहायता करती है। जैसे यातायात के अगर साधन विकसित होंगे तो मनुष्य और माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन आसानी से हो सकता है। इसी तरह से संचार के साधन विकसित होंगे तो क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के पास आने में उनको सहायता मिलती है। ऐसे ही ऊर्जा के साधन विकसित होंगे, जैसे बिजली है, ये भी ऊर्जा ही है, तो इससे उद्योग और कार्यालयों आदि की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो इस तरह से परिवहन, संचार, ऊर्जा व मौद्रिक संस्थाएं जो हैं ये आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है सामाजिक आधारिक संरचना। सामाजिक आधारिक संरचना से मतलब उन सभी घटकों से है जो मानवीय पूंजी निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास। जैसे शिक्षा से मानसिक विकास होता है, स्वास्थ्य से शारीरिक विकास होता है और आवास सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो इस तरह से आधारिक संरचना दो प्रकार की होती है। पहला है आर्थिक आधारिक संरचना और दूसरा है सामाजिक आधारिक संरचना। तो आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं ऊर्जा, यातायात, संचार, परिवहन, ये सब आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। और सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आते हैं। आर्थिक आधारिक संरचना व सामाजिक आधारिक संरचना में अंतर। तो सबसे पहले देखिए,
आर्थिक आधारिक संरचना से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वृद्धि होती है, जबकि सामाजिक आधारिक संरचना से मानव पूंजी निर्माण प्रक्रिया में वृद्धि होती है। मानव पूंजी निर्माण का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जो है ये मनुष्य की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। दूसरा, भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है आर्थिक आधारिक संरचना से, जबकि सामाजिक आधारिक संरचना मानव पूंजी के स्टॉक की वृद्धि करती है। इसी तरह से आर्थिक आधारिक संरचना अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है, जबकि सामाजिक आधारिक संरचना अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। आर्थिक आधारिक संरचना में मुख्य है ऊर्जा। ऊर्जा के महत्व देखिए, ऊर्जा का हर क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। कृषि में इसकी आवश्यकता होती है। आज खेती का आधुनिकीकरण हो गया है। खेती के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, पावर पंप, इसी तरह से पंपिंग सेट, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनके उत्पादन के लिए भी शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह कृषि के विकास के लिए ऊर्जा के साधनों का बहुत अधिक महत्व है। दूसरा है उद्योगों में आवश्यकता होती है। आज जो है सारे उद्योग लगभग मशीनों की सहायता से ही चलते हैं और ये मशीनों ऊर्जा से ही चलती हैं। तो उद्योगों के विकास के लिए ऊर्जा का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह से यातायात में सहायक है। यातायात के साधन जो हैं ये शक्ति के साधनों के द्वारा ही इनका विस्तार किया जाता है। जैसे रेलों का विद्युतीकरण हो गया है। इसी तरह संचार व्यवस्था में सहायक है। संचार व्यवस्था में जैसे डाक, तार, टेलीफोन, इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह से खनिज उद्योगों में आवश्यकता है। खनिज पदार्थ जो निकाले जाते हैं ज़मीन से, उसके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो विद्युत पर निर्भर करती हैं। तो इस तरह से किसी भी देश का संपूर्ण आर्थिक विकास ऊर्जा के साधन उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। तो आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए ये ज़रूरी है कि देश में शक्ति के साधनों का पर्याप्त विकास कर उनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किया जाए। यहाँ पे देखिए चित्र में ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ये सब को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। चाहे ट्रैक्टर है, ट्रेन है, खनिज पदार्थों का खनन है, टेलीफोन है, मशीन है, इन सब के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है। तो इस तरह से किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा का बहुत अधिक महत्व है। ऊर्जा के स्रोत दो तरह के होते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत का मतलब है जो बहुत पहले से प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, उन स्रोत को परंपरागत स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत स्रोत का मतलब है जिनका कुछ समय पहले विकास हुआ है, वो गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं जैसे कोयला है, लकड़ी है, गोबर के उपले हैं, ये परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। इसी तरह से गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ऊर्जा को हम दो और भाग में भी बांट सकते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। जो वाणिज्यिक ऊर्जा है इसका उपयोग औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, बिजली, ये पदार्थ जो हैं बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिए काम में आते हैं। साथ ही इन वस्तुओं का बाजार होता है और इनकी एक कीमत होती है। बाजार होता है का मतलब यहाँ पे क्रेता और विक्रेता इनको बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। जबकि गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जो है ये घरेलू और उपभोग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे ईंधन की लकड़ी है, गोबर के उपले हैं, जो लगभग निःशुल्क मिलती हैं। ऊर्जा के मुख्य परंपरागत स्रोत इसमें हैं सबसे पहला कोयला,
दूसरा खनिज तेल या पेट्रोलियम, तीसरा विद्युत, चौथा प्राकृतिक गैस, पांचवा परमाणु शक्ति। सबसे पहला देखिए कोयला। कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है तथा देश के विकास में इसकी निर्णायक भूमिका है। देश में व्यावसायिक ऊर्जा की कुल खपत का लगभग 67% भाग कोयले से पूरा होता है। बहुत से उद्योगों के लिए कोयला एक आवश्यक पदार्थ है। फिर है खनिज तेल या पेट्रोलियम। खनिज तेल औद्योगिकरण की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के समस्त उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए पेट्रोलियम पदार्थ की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। खनिज तेलों व उनके उत्पादनों का प्रयोग सभी उद्योगों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक होता है। तीसरा है विद्युत। विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक गतिशील साधन है क्योंकि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आज के उद्योग, कृषि, शहरी, ग्रामीण विकास के लिए विद्युत एक आवश्यक ऊर्जा है। आज के समय में विद्युत मानव जीवन का एक आवश्यक अंग बन गई है। अगला है प्राकृतिक गैस। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा मार्च 1998 में तैयार किए गए एक दस्तावेज हाइड्रोकार्बन पर्सपेक्टिव 2010 मीटिंग द चैलेंजेस में बताया गया कि 1 अप्रैल 2000 की स्थिति के अनुसार देश में प्राप्त करने योग्य गैस भंडार 647 बिलियन क्यूबिक मीटर थे। अगला जो परंपरागत स्रोत है यह है परमाणु शक्ति। आधुनिक तकनीकी ने चालन शक्ति के एक बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त साधन की उपलब्धि संभव बना दी है, वह है परमाणु शक्ति। अब देखिए भारत में परमाणु शक्ति का क्या महत्व है। सबसे पहला है पर्याप्त जल की उपलब्धता। अणु शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि भाखड़ा नांगल, चंबल, अन्य योजनाओं से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है कोयले की दुर्लभता। भारत में अच्छे कोयले के कार्यशील भंडार लगभग 100 वर्षों में समाप्त हो जाने की संभावना है, इसलिए कोयले को बचाना आवश्यक है। तीसरा है आवश्यक खनिजों की उपलब्धता। भारत में अणु शक्ति के आवश्यक खनिज हैं जैसे बेरिलियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम। ये जो हैं ऐसे खनिज हैं जो परमाणु शक्ति उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जल शक्ति की सीमितता। जल शक्ति की सीमितता को देखते हुए अणु शक्ति के विकास की ज़रूरत है। इसी तरह से अधिक व सस्ती चालक शक्ति। विद्युत क्षेत्र में भारत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे पहला है बिजली का अपर्याप्त उत्पादन। भारत में बिजली का उत्पादन उतना नहीं हो पाता है जितनी उसकी मांग है। बिजली की मांग और पूर्ति के बीच अंतराल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो बिजली की जो पूर्ति है ये कम हो रही है। इसका कारण क्या है? बिजली के वितरण पर बहुत अधिक बोझ है। वोल्टेज कम होना एक समस्या है। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होते हैं या उतार चढ़ाव होते हैं। विद्युत की अनियमित आपूर्ति। दूसरा है क्षमता का कम उपयोग। भारत में जो बिजली घर हैं उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए जो उत्पादन हो रहा है जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से बहुत कम हो रहा है। तीसरा है संचारण तथा वितरण में समन्वय का अभाव। भारत में विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण व्यवस्था में समन्वय का अभाव दिखाई देता है। चौथा, बिजली बोर्ड के घाटे के कारण यहाँ पर एक चुनौती खड़ी हो जाती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरों से प्राप्त ऊर्जा। ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उसके फलस्वरूप गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास हो रहा है। सबसे पहला है सौर ऊर्जा। नाम से ही पता चल रहा है ये ऊर्जा सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य के ताप को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग खाना बनाने, पानी गर्म करने
स्थान गर्म करने, फसल सुखाने और ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है ये प्रदूषण मुक्त है। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा नाम से ही पता चल रहा, ये ऊर्जा पवन के द्वारा या वायु के द्वारा उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा की स्थापित करने की क्षमता के मामले में भारत का विश्व में 5वां और एशिया में पहला स्थान है। भारत में महाराष्ट्र, इसी तरह से तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है। अगला है बायोगैस। भारत में 2018 के अनुसार देश में 2016 तक लगभग 41 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित कर दिए गए थे। अगला है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्राकृतिक गर्म पानी के झरने या तालाब से संयंत्र लगाकर प्राप्त की जाती है। भारत में ऐसे लगभग 340 स्थान हैं जहां गर्म झरनों का पता चला है। अगला है कचरों से प्राप्त ऊर्जा। 2016 तक देश में कचरे से प्राप्त ऊर्जा की क्षमता 277 मेगावाट थी। बिजली की चुनौती का सामना करने के लिए कुछ सुझाव हैं। बिजली की समस्या के समाधान के लिए हमें एक ओर तो बिजली का उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए और दूसरी ओर ये ऊर्जा का संरक्षण और पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें जो सुझाव हैं, सबसे पहला है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण और बचत आज की मांग है। हमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपनी जीवन शैली में ऐसे परिवर्तन करना होगा जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की बचत कर सकें। इसी तरह से विद्युत गृह या पावर हाउस जो हैं, इनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। पूरा उपयोग होगा तो उससे क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगी और मांग और पूर्ति के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। प्लांट लोड फैक्टर में सुधार किया जाना चाहिए जिससे प्लांट क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके और साथ ही विद्युत की बर्बादी और चोरी रोकनी चाहिए। भारत में ऊर्जा संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला है तीव्र औद्योगिक विकास। औद्योगिकरण अगर अधिक होगा तो उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। दूसरा है मशीनीकृत कृषि विकास। खेती में जहाँ पर पहले से हाथ से खेती की जाती थी या ऐसी मशीनों से खेती की जाती थी जिसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती थी, अब ऐसी मशीनों का इस्तेमाल होना लगा है जहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग होने लगा है। तीसरा, तीव्र ग्राम विद्युतीकरण। बहुत दूर के गांवों में भी बिजली पहुंचा दी गई है, इसलिए मांग बढ़ गई है। आधारिक संरचना का विकास, इसी तरह से कोयले की सीमित आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन में कमी, परमाणु शक्ति के विकास की धीमी गति और पूरी क्षमता का उपयोग न होना, ये ऊर्जा संकट के मुख्य कारण हैं। फिर है भारत में ऊर्जा संकट के समाधान के लिए सुझाव। कैसे ऊर्जा संकट को दूर किया जाए। सबसे पहला है कोयला उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा है गैस के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। अगला, पेट्रोलियम पदार्थों का आंतरिक उपयोग कम करना चाहिए। विद्युत के अपव्यय में कमी की जानी चाहिए। छठा है गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास करना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास का मतलब ऐसी ऊर्जाओं का विकास किया जाना चाहिए जो देश में पहले से प्रचलित नहीं है। इससे ऊर्जा की पूर्ति की संभावना बढ़ेगी और लोगों की मांग पूरी होगी, उद्योगों की मांग पूरी होगी, क्योंकि अधिक विद्युत उत्पादन का मतलब, अधिक ऊर्जा उत्पादन का मतलब मांग के अनुरूप पूर्ति होना। आगे देखिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है। मतलब यदि व्यक्ति पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है
तब हम उसको पूरी तरह से स्वस्थ कहेंगे। तो इस तरह से स्वास्थ्य का अर्थ एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है। अब अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका क्या महत्व है? अच्छा स्वास्थ्य उन्नति और विकास का आधार होता है। दूसरा, उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ है उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। कार्यक्षमता बढ़ने का सीधा असर उत्पादकता में होता है। इसी तरह से अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। इसमें सबसे पहला है स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विकास होने के साथ स्वास्थ्य विकास में बहुत अधिक प्रगति हुई है। जैसे मृत्यु दर में बहुत कमी आई है, शिशु मृत्यु दर पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है, संचरित बीमारियों का नियंत्रण हुआ है। मलेरिया, फाइलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक जैसी बहुत सी बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया गया है। बच्चों की मृत्यु दर में भारी कमी आई है। इसी तरह से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसी तरह से चिकित्सा पद्धतियों में भी सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, अब वहाँ पे जगह जगह अस्पताल खोल दिए गए हैं, डॉक्टरों और नर्सों की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे सभी ग्रामवासियों को इसका लाभ मिले। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका आरंभ प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को किया गया और इसे वर्ष 2005-06 के दौरान पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस मिशन का उद्देश्य दुर्बल वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देना था। हमारे देश में स्वास्थ्य के निम्न स्तरीय होने के कुछ कारण हैं। इनमें सबसे पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऊंची जन्म दर के कारण माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। दूसरा है स्वच्छ पेयजल और सफाई की व्यवस्था में कमी। भारत में न केवल गांवों में बल्कि शहरों में भी स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है। यहाँ पे गंदा जल नलों के द्वारा निकलता है, खासकर बरसात में, जिससे बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा है अपर्याप्त एवं पुष्टिकर भोजन की कमी। यहाँ पे बीमारियों का एक मुख्य कारण अपर्याप्त भोजन और पुष्टिकर भोजन न मिलना है। इसी तरह से अपर्याप्त आवास व्यवस्था पर्याप्त नहीं है भी तो वहाँ पे बहुत गंदगी है और उससे बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस वहाँ पर पनपते हैं, कई तरह के कीट पनपते हैं जो कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से औषधियों और चिकित्सकों की कमी है। चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की दर के हिसाब से चिकित्सकों की अभी भी यहाँ पर बहुत कमी है। इसी तरह से प्रदूषण यहाँ पे हर तरह का है। औद्योगिक प्रदूषण, ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण होने से वो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। बहुत से लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पानी लेने के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह से वायु प्रदूषण से दमा और सांस संबंधी कई तरह के रोग हो जाते हैं, जिससे कार्यकुशलता कम हो जाती है। हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में कुछ चुनौतियां हैं। इनमें से सबसे पहला है स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण। स्वास्थ्य संबंधी अधिकतर सुविधाएं शहरों तक ही सीमित हैं। दूरस्थ इलाकों के लोगों को शहरों की ओर
अपना इलाज कराने आना पड़ता है। दूर से आने के कारण बहुत से लोगों को कई तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा है स्वास्थ्य कर्मचारियों का अभाव। हमारे देश में न केवल अस्पताल और औषधालय की कमी है, बल्कि डॉक्टर व जो प्रशिक्षित स्टाफ है उसकी भी कमी है। इसी तरह से संक्रामक बीमारियां जो हैं समाज के लिए अभी भी गंभीर खतरा बनी हुई है, जैसे एड्स है, HIV, सार्स है, इसी तरह से कोरोना है। ये ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जो गंभीर खतरा बनी हुई है। अगला है गुणवत्ता एवं जवाबदेही। पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को लेकर जनता में काफ़ी चिंता बनी हुई है। ये दो कारणों से हो रहा है। एक तो जनता में जागरूकता बढ़ी है और दूसरा विशेषकर निजी क्षेत्र में बन रही अनेक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाएं हैं। इसी तरह से निजीकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के संबंध में सरकार धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों का स्थान तेजी से निजी क्षेत्र ले रहे हैं और ये गरीबों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो इस तरह से इन चुनौतियों का सामना करके हम भारत में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दे सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, उससे कार्य क्षमता उसकी बढ़ते जाएगी। तो इस तरह से इन चुनौतियों का हम सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए कुछ सुझाव हैं। सबसे पहला है जनसंख्या नियंत्रण। आज हमारे देश की जो मुख्य समस्या है वो बहुत अधिक जनसंख्या है। जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत अधिक आवश्यक है, तभी स्वास्थ्य लाभ सभी लोगों तक पहुंचेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं अगर सबको मिलेंगी तो सब व्यक्ति इसका लाभ उठा पाएंगे। दूसरा है जन स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का विकास और विस्तार होना चाहिए। चिकित्सा सुविधाओं का तीव्र विस्तार होना चाहिए। पौष्टिक खाद्यान्नों का समुचित वितरण होना चाहिए। मादक और नुकसानदायक वस्तुओं पर रोक लगाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में उच्च स्तर तक पढ़ाई जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छोटी क्लास से उच्च स्तर तक स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी तो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। इसी तरह से जन सामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए समय समय पर कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे जन सामान्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा और भारत में स्वास्थ्य स्तर में सुधार होएगा। इसी तरह से महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण और आहार संबंधी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इस तरह से आपने पूरे वीडियो में आधारिक संरचना, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के स्रोत और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसको संक्षेप में फिर से देख लीजिए। आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना से मतलब उन सभी सुविधाओं, क्रियाओं और सेवाओं से है जो अन्य क्षेत्रों के विकास तथा संचालन में सहायक होती है। आधारिक संरचना दो प्रकार की होती है। पहला है आर्थिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना से मतलब उस पूंजीगत स्टॉक से है जो उत्पाद प्रणाली को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरा है सामाजिक आधारिक संरचना। सामाजिक आधारिक संरचना से अभिप्राय उस पूंजीगत स्टॉक तथा संस्थाओं से है जो उत्पादकों को अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसके कारण लोगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। मुख्य सामाजिक आधारिक संरचनाएं हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ऊर्जा मुख्य रूप से दो तरह की होती है, परंपरागत और गैर परंपरागत, या इसको दो तरह से और हम बांट सकते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः दो तरह के हो गए, कौन से? परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। फिर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था है।